साल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे, इसमें हम 2 वीडियो भेजेंगे। एक रहेगा आज जो हम रात में भेज रहे हैं, ये बेसिक वीडियो है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रहेगा साल्वेजिंग ऑपरेशन, हम साल्वेजिंग करते कैसे हैं। अभी हम साल्वेजिंग कैसे आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे, इसमें क्या क्या डेंजर्स इन्वॉल्व है वो बताएंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि साल्वेजिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो साल्वेजिंग चालू करने के पहले ग्रुप से जुड़े बच्चे लोगों का कुछ मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में कुछ डाउट्स आ रहा था, उसको क्लियर कर देता हूं। 3 गो डाउट। पहला डाउट कि रेगुलेशन 150 प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर ऑफ इनंडेशन जो अंडरग्राउंड वाटर के अगेंस्ट है, 150 के सब रेगुलेशन 3 और सब रेगुलेशन 5 के तहत जो परमिशन ली जाती है वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से ली जाती है। ये क्लियर कर लीजिए। 1957 वाले रेगुलेशन में जब मैं पढ़ता था, रेगुलेशन 150(3) के तहत 150(3) में क्या लिखा है, ये लिखा है कि पानी भरी हुई जगह के 60 मीटर के अंदर यदि आपको वर्किंग करना है तो आपको परमिशन लेना होगा, आप ऐसे वर्किंग नहीं कर सकते। तो वो परमिशन चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेना है 2017 के रेगुलेशन के मुताबिक। एक बोला कि सर मैं हिंदी वाला पढ़ रहा था उसमें, बेटा कल मैं मेरा एक वॉरमैन है फर्स्ट क्लास की तैयारी कर रहा हूँ, ओकरा से मैं हिंदी वाला भी बुलाया रेगुलेशन, ओकरा में देखा वहां चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस लिखा है। इंग्लिश का तो मेरे पास था ही रेगुलेशन, तो फिर काहे बोलता हूं तुम पुराना वाला कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा होगा, वही गलती कर रहा होगा मेरे टाइम वाला, ठीक है। तो वो क्लियर हो गया। 150(3) और 150(5). 150(5) में क्या है, 5 बोल रहा मतलब सब रेगुलेशन 5। 150 का सब रेगुलेशन 5 में एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर है, तो नोटिस देना है आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। नोटिस 2 आदमी को देना है, लेकिन वर्किंग को वहां फिर से रिजम्पशन करना है, फिर से वहां काम चालू करना है, तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा, ठीक है। वर्किंग नियर वाटर बॉडीज का जो हम आपको वीडियो भेजे उसमें बताएं, सीएमआर के प्लेलिस्ट में जाइएगा और रेगुलेशन 150 को देखिएगा मेरे वीडियोस में, वहां पर भी हम क्लियर किए हैं। ये हो गया एक। दूसरा डाउट, रेस्क्यू स्टेशन में जो रेस्क्यू टीम होता है या जिसको रेस्क्यू ब्रिगेड होता है, उसमें 18 मेंबर्स होते हैं, वो उसका ऑर्गेनाइजेशन है। रेस्क्यू स्टेशन का ऑर्गेनाइजेशन में एक रेस्क्यू स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहेगा, 18 रेस्क्यू 10% का बना हुआ एक रेस्क्यू टीम रहेगा जो हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहेगा। लेकिन जो हम आपको MCQ भेजे हैं बचवा, वो है कि माइन में रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क करना है, और तब जो रेस्क्यू टीम ब्रीदिंग एपरेटस के साथ माइन में एंटर करेगा, वो रेस्क्यू टीम मेंबर्स, उसमें जो टीम मेंबर्स होंगे वो 5 से कम नहीं रहेंगे और 6 से अधिक नहीं रहेंगे, इंक्लूडिंग लीडर बोलता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। एक बोला कि सर सेक्शन 23 में और रेगुलेशन 251 में 2 अलग अलग बात लिखी, वो दोनों अलग अलग ही बात है, तो अलग नहीं लिखेगा। रेगुलेशन 251 प्लेसेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्ब, उसमें ये दिया हुआ है बेटा कि यदि किसी जगह पे माइन में कोई फेटल एक्सीडेंट हो जाए, सीरियस बॉडली इंजरी हो जाए, तो उस प्लेस ऑफ एक्सीडेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। उसके कुछ शर्तें दिया, उसमें से एक शर्त ये भी दिया है कि तब तक नहीं करना है जब तक कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिस दिया गया है वो आके उस जगह का इंस्पेक्शन ना कर ले। लेकिन उसमें यह भी दिया हुआ है कि यदि वो जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जिसको रेगुलेशन 8 और सेक्शन 23 के अनुसार नोटिस दिया गया है, वो 72 घंटे एक्सीडेंट के 72 घंटे के अंदर विदिन 72 आवर्स बोलता है, विदिन 72 आवर्स के अंदर उस जगह का इंस्पेक्शन करने में असफल रहते हैं, फेल रहते हैं, तो उस जगह काम चालू किया जा सकता है। और सेक्शन 23 में एक्सीडेंट इंक्वायरी का जिक्र है, उसमें यह दिया है कि
2 महीने के अंदर, एक्सीडेंट के 2 महीने के अंदर एक्सीडेंट के कारणों और परिस्थितियों की जांच की जाएगी। कॉजेस एंड सर्कमस्टेंसेस अटेंडिंग द एक्सीडेंट, उसकी विद इन 2 मंथ में इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है वो जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे विद इन 2 मंथ। वो इंक्वायरी वाला पोर्शन है। और इंस्पेक्शन क्या, हमने जाकर के देखना है कि क्या हुआ नहीं हुआ। इंस्पेक्शन छोटा चीज हुआ, इंक्वायरी बड़ा चीज हुआ, तो 2 अलग अलग बात हुआ। अब आते हैं हम साल्वेजिंग ऑपरेशन के ऊपर। साल्वेजिंग ऑफ लॉन्गवॉल इक्विपमेंट। हम आप लोग को ग्रुप से जुड़े हुए बच्चों को लॉन्गवॉल के से संबंधित कुछ वीडियोस भेजे थे, देख लो बेटा, ताकि समझने में इजी हो जाए। लॉन्गवॉल में होता क्या है, लॉन्गवॉल 2 तरीके से हम चलाते हैं, तो लॉन्गवॉल एडवांसिंग और लॉन्गवॉल रिट्रीटिंग। ठीक है, इसमें 2 गेट रोडवेज होते हैं। सब लोग को हम फिगर के माध्यम से भी वीडियोस में बताए हैं। क्या होता है, एक मेन गेट और एक टेल गेट। मेन गेट, मेन क्यों बोल रहे हैं, जो प्रमुख होगा, अरे बेटवा उसी से इनटेक एयर जा रहा है और उसी से कोल ट्रांसपोर्ट होता है, वो मेन गेट हुआ। टेल गेट क्या है, सीधा सीधा रफ भाषा में समझिए ना, कुछ नहीं, जो मटेरियल के लिए, जैसे कि हमको लॉन्गवॉल पेज के लिए जो मटेरियल लाना होगा या वहां से बाहर निकालना होगा, मटेरियल, कोल नहीं बोल रहा, मटेरियल, उसके लिए हम टेल गेट रखते हैं, जो रिटर्न एयर के रूप में हम काम करते हैं, उसमें उससे रिटर्न एयर को गुजारते हैं। तो टेल गेट क्या हुआ, रिटर्न एयर में हुआ, और वो मटेरियल सप्लाई गेट हुआ, उसमें हॉलेज बैठा देते हैं, इतना ही ना रहता है। तो हम एक पहले छोटा सा आप लोग को एक लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग का वो बता देते हैं, फेस। ये ज्यादा बड़ा दिख रहा, ये अच्छे से नहीं बन रहा है, थोड़ा अपना समझ लीजिएगा, ठीक है। और इधर एक गोफ है, ठीक है, यहाँ पे एक चेन AFC रहेगा, ये है पावर्ड सपोर्ट। ये क्या है, पावर्ड सपोर्ट। पावर्ड सपोर्ट सब लोगों ने देखे होंगे, पावर्ड सपोर्ट है ये है चेन कन्वेयर। इधर ये रहेगा आपका गेट कन्वेयर, ये हो गया AFC। ये क्या हो गया, AFC। ये हो गया आपका गेट कन्वेयर। गेट कन्वेयर है, तो गेट कन्वेयर है मतलब ये आपका मेन गेट है, ये मेन गेट हो गया, और ये वाला टेल गेट हो गया। सुनो बेटा, ये देखो, ये एक हम रफ टाइप का फिगर बनाए हैं। ये एक आपका लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग है, ये आपका लॉन्गवॉल फेस है। ये क्या है आपका, ये लॉन्गवॉल फेस है, इसका डायरेक्शन ये हुआ, ये लॉन्गवॉल फेस है। क्या ये लॉन्गवॉल फेस, ये जिसके ऊपर हम पेन चला रहे हैं लॉन्गवॉल फेस है। ये AFC बैठा है, इस AFC के ऊपर ही आपका चेन कन्वेयर टाइप करता है। इसी के ऊपर जो है आपका आर्मर्ड पेस कन्वेयर के ऊपर ही आपका शेयरर बैठा रहता है, और इसी के ऊपर आगे पीछे मूव करता है। ये डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयरर, डर्ड जो बताए थे हम फुल फॉर्म में, डर्ड शर्ट। एक सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयरर होता है, एक डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयरर होता है। ये डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयरर है, ठीक है। ये कोयला को काटते काटते यहां तक आएगा, फिर काटते काटते यहां तक वापस जाएगा। ऐसा ही पैनल को काटते काटते कहां तक पहुंच गया मालूम। अब हम इसको मिटा दे, और ये जो है अब ये पोजीशन यहां न रह के कहां हो गया, अब ये पावर सपोर्ट भी आ जाएंगे यहां पर। पावर सपोर्ट आ गया यहां, पावर सपोर्ट, और आपका चेन कन्वेयर यहां हो गए, आपका AFC यहां हो गया, आपका लॉन्गवॉल फेस यहां हो गया, और ये आपका शेयरर बैठा हुआ है, ये कोयला काट रहा है, काटते, और ये है बैरियर, ठीक है। ये बैरियर है। अब इधर यहाँ पे गोप हो गई, यहां से इनको हम हटा के आगे बढ़ा दिए, यहाँ पे आ गया। अब जब ऐसा हो जाता है तो ये जो बैरियर के पास जब आप आ जाइएगा, इससे 8 से 10 मीटर पहले आप वर्किंग को रोक दीजिएगा। क्या कीजिएगा, वर्किंग को
रोक दीजिएगा। वर्किंग को रोकेंगे क्यों? क्योंकि इधर भी आपको बाहर निकलने का रास्ता है। यदि सबको सब एक जगह बहुत बड़ा खाली जगह कर दीजिएगा तो आपका रूफ कंट्रोल प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में आप रोक करके आप इसका मोटा मोटी जब काम खत्म हो जाएगा इस पैनल का, तो क्या करेंगे? यहाँ जो इक्विपमेंट रखे हैं, आपका शेयरर है, पावर पैक है, पावर सपोर्ट है, फेस कन्वेयर है, गेट कन्वेयर है, जिस फेस कन्वेयर या आर्मर्ड फेस कन्वेयर एफसी जिसको बोलते हैं, वो सबको क्या करेंगे? यही छोड़ देंगे? नहीं, इनको यहां से इस पैनल में काम हो जाने के बाद यहां से हटा करके विड्रॉ करके दूसरे पैनल में हम शिफ्ट करते, इंस्टॉल करते, और वही प्रोसेस को हम बोलते हैं साल्वेजिंग। क्या बोलते हैं? साल्वेजिंग। तो साल्वेजिंग क्या हुआ? सिंपली शब्दों में, बड़ा दिक्कत वाला चीज थोड़ी है बेटा, कोई रॉकेट साइंस है जी। एक साल्वेजिंग का मतलब है एक पैनल में, जिस पैनल में काम हो गया उस पैनल से हम क्या करते हैं, जो भी लॉन्गवॉल के फेस इक्विपमेंट है उनको विथड्रॉ करके दूसरे नए पैनल में इंस्टॉल करते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं साल्वेजिंग। क्या बोलते हैं? साल्वेजिंग। साल्वेजिंग मीन्स withdrawal of longwall face equipment from a worked out panel and installation बोलिए या reinstallation of the same in a new panel। सिंपल सा बात हुआ। साल्वेजिंग क्या हुआ? अरे जो भैया लॉन्गवॉल पैनल में से काम खत्म हो गया, ओकरा में से पूरा का पूरा इक्विपमेंट को विड्रॉ करके हटा करके दूसरे पैनल में ले जाकर लगा देना, ये साल्वेजिंग हुआ। हम दूसरे वीडियो में साल्वेजिंग कैसे करते हो बताएंगे। साल्वेजिंग चैम्बर बनाएंगे, विंच चैम्बर बनाएंगे, ठीक है, उनके सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, किस सीक्वेंस में हम हमारे इक्विपमेंट को हटाएंगे, वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले बेसिक समझ लीजिए। तो साल्वेजिंग हुआ, तो साल्वेजिंग में टाइम कितना लगता है ये सब याद रखिए। साल्वेजिंग का डेफिनेशन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ भेज देंगे इसका। साल्वेजिंग का जितना 2 वीडियो भेजेंगे दोनों का भेजेंगे। दूसरा वाले में ऑपरेशन रहेगा, पहले वाले में बेसिक। साल्वेजिंग के लिए कितना टाइम लगता है एडवांस्ड कंट्रीज में और कितना टाइम लगता है इंडिया में। एडवांस्ड कंट्रीज में ये जो हम बताए कि जिस पैनल का से काम हो गया है, वर्कड आउट पैनल है, वर्कड आउट मतलब जिससे काम हो गया, खत्म हो गया, जहां पर वहां से इक्विपमेंट को क्या करना, विथड्रॉ करना और दूसरे पैनल में लगाना, इसके लिए 15 से 20 दिन लगता है। एडवांस्ड कंट्रीज में कितना लगता है? 15 to 20 डेज लगता है। लेकिन इंडिया में 60 से 90 दिन, मतलब 2 महीना से 3 महीना, यदि महीना में पूछा तो 2 महीना से 3 महीना, दिन में बोला तो 60 दिन से 90 दिन का समय लगता है एक काम हुए पैनल से इक्विपमेंट को हटाना और दूसरे पैनल में लगाने के लिए। ठीक है, इतना हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द डेंजर्स एसोसिएटेड विद द लॉन्गवॉल साल्वेजिंग ऑपरेशन। साल्वेजिंग ऑपरेशन लॉन्गवॉल में जब हम करते हैं तो क्या डेंजर्स है? डेंजर क्या है? सब कुछ पढ़िए, खास चीज नहीं पढ़िएगा तो भूलिए, फिर वही फंसिएगा। डेंजर क्या? डेंजर है हम क्या करें, अभी फिगर में बताए थे, पीछे तो मेरा गोप था पीछे गोप था ना, और गोप एज पर आपका पावर सपोर्ट था, तो पावर सपोर्ट को भी हटाना है, बाकी एएफसी को हटाना है, गेट कन्वेयर को भी हटाना है और आपका सीरर को भी हटाना है। तो सबसे बड़ा खतरा तब आएगा जब गेट कन्वेयर के भी सपोर्ट हट जाएंगे, गोपेज के भी सपोर्ट हटाएंगे, और गोपेज के बड़े बड़े पावर सपोर्ट होते हैं। अभी वीडियो के आखिर में पावर सपोर्ट का फोटो दिखाऊंगा मैं, ठीक है, एक्चुअल फोटो, बना हुआ नहीं, बना हुआ में कहता आड़ा टेढ़ा दिखाते समझ नहीं आता। तो वो जो उनको हम हटाते हैं तो क्या हो सकता है, रूफ फाड़ने के चांसेस होता है,
जिसको हम माइनिंग के टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, स्टाटा कंट्रोल प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होगा, स्टाटा कंट्रोल का प्रॉब्लम होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सल्वेजिंग का, स्टाटा कंट्रोल प्रॉब्लम होता है। कैसे, गोप एज के पावर सपोर्ट को हटाने के लिए या दूसरे और इक्विपमेंट को हटाने के लिए हम आदमियों को इंगेज करते हैं और वहां पर हम एडिशनल प्रिकॉशन, जब हम सल्वेजिंग ऑपरेशन बताएंगे तो गोप एज से पावर सपोर्ट को हटाने के पहले उस एरिया का हमको सपोर्ट करना होता है, जो दूसरे सपोर्ट होते हैं जैसे आपके रूफ बोल्ट्स के जरिए, ठीक है, ताकि ये ना हो कि उनको हटाए और सबका सब पूरा गोप, क्योंकि लांगवाल पैनल इंडिया में भी 100 मीटर बाय 1000 मीटर होता है, 100 मीटर बाय 1000 मीटर होता है। उतना बड़ा पैनल का रूप यदि गिर गया एक साथ ना केबिन जहां पर है वहां पर, तो क्या होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। इसलिए पहले सेफ्टी की बात आती है। तो स्टाटा कंट्रोल प्रॉब्लम होता है क्योंकि गोफेज से हम सपोर्ट को क्या करते हैं, हटा रहे होते हैं, और एक एक यूनिट का कास्ट जो है पावर सपोर्ट का करोड़ों में आता है, लाखों में भी नहीं रहता है, करोड़ों में उनका कास्ट रहता है। तो वो जो पावर सपोर्ट है उनको रिकवर भी करना है, उनकी भी सेफ्टी देखना है, और जो मैंने इंसान वहां लगाए हैं उनको हटाने के लिए उनकी भी सेफ्टी देखना है। तो स्टाटा कंट्रोल प्रॉब्लम एक तो कहां पे हुआ, गोप एज के किनारे में स्टाटा कंट्रोल प्रॉब्लम हुआ। दूसरा कहां होगा, जब हम सल्वेजिंग ऑपरेशन का दूसरा वीडियो बताएंगे उसमें हम विंच चैम्बर बनाते हैं, सल्वेजिंग चैम्बर बनाते हैं, वहां पर भी समय के साथ क्या होगा, रूप डिटोरिएट होगा, उसमें स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा और रूप खराब होने की संभावना होगी। काहे के चलते, ड्यू टू क्रिप का भी कल हम वीडियो भेजे थे ग्रुप में। क्रिप वाला वीडियो रॉक मैकेनिक्स एंड माइन सपोर्ट वाले कहीं पे प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्रिप क्या होता है कि किसी को मेरे माथा के ऊपर लोड लगा दिया जाए, ठीक है, मेरे माथा पे लोड रख दिया, कांस्टेंट लोड रख दिया, 10 किलो का वजन रख दिया, तो 10 किलो का वजन रख दिया तो तत्काल मेरे अंदर कुछ नहीं मेरे माथा में होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ वो कांस्टेंट लोड के चलते कुछ डिफॉर्मेशन बॉडी में आ जाएगा जिसके ऊपर लोड लगा है। तो समय के साथ कांस्टेंट लोड के चलते जो डिफॉर्मेशन बॉडी में आता है उसको बोलते हैं क्रिप। तो समय के साथ आपका सल्वेजिंग चेंबर है, आपका विंच चेंबर है, वहां का रूप भी डिटोरिएट हो सकता है, उसके भी सपोर्ट की हमको आवश्यकता रहेगी, जो कि हम वहां पे ऑपरेशन में देखेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम हुआ आपका स्टाटा कंट्रोल में। दोनों ही जगह क्या प्रॉब्लम है, स्टाटा कंट्रोल का प्रॉब्लम है। एक है गोप एज के किनारे में जब हम इक्विपमेंट को गोपेज से विथड्रॉ करेंगे तब रूफ फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा कहाँ है, जो आपका सल्वेजिंग चेंबर बनाएंगे हम विथड्रॉ करने के लिए इक्विपमेंट को, या विंच चेंबर, वहां पर भी हमको रूफ प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसका एडिशनल प्रिकॉशन हम जब हटाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। हम इसका पावर सपोर्ट का वो बताते फोटो। देखो बेटा, ये पावर सपोर्ट है, देख रहे हैं, इस टाइप के पावर सपोर्ट होते हैं। जो ऊपर से आपको ये दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं कैनोपी, और ये जो है हाइड्रोलिक लेग्स होते हैं। ये अलग अलग टाइप के आते हैं, 4 लेग, 8 लेग, 6 लेग पावर सपोर्ट आते हैं, और ऐसे ढेर सारे यूनिट रहते हैं आपके गोप एज में, और ये बहुत हेवी ड्यूटी सपोर्ट होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर सपोर्ट, ठीक है। सब ये सेल्फ सपोर्ट होते हैं, वॉकिंग सपोर्ट होते हैं, इनको ऑपरेटर के माध्यम से आगे पीछे किया जाता है, क्योंकि जब फेस हमारा आगे बढ़ेगा तो इनको भी आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये पावर सपोर्ट है, क्योंकि पिक्चर में हम आपको फिगर में बताएंगे, कैनोपी को एक लाइन में दिखा देंगे, एक लाइन से आपको
ये लेग दिखा देंगे, ये बेस को एक लाइन में दिखा देंगे तो कुछ समझ नहीं आता है।